Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAP 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to do module D का एक बहुत ही important topic, that is mutual funds. Mutual funds one of the most important chapters है of module D and इसमें से questions पूछे जाने के chances तो definitely 100% है. 2 से 3 questions तो मतलब आप बहुत easily assume कर सकते हो इस chapter में से. तो इसे आप ज़रा ध्यान से practice करना. और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका एक बार रिवाइज करना है तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट, रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम देयर एंड देन कम बैक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. साथ ही मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट की एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करिए. So, before we start today's lecture, I want to tell you something very, very important that might be very beneficial to you. कि हम start कर रहे हैं जैब कोर्सेज के ऊपर एक मैसिव दिवाली सेल, राइट. सो 22 टू 24 अक्टूबर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी. अगर आपको कोई भी कोर्स अवेल करना है एड्यूटैप पर, तो आप इन पर्टिकुलर कूपन कोर्सेज का कूपन कोड्स का इस्तेमाल कर कर इन कोर्सेज पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. स्पेसिफिकली फॉर जैब, अगर आपके कोई फ्रेंड इसमें से और कुछ किसी चीज़ के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ये वाले डिस्काउंट ऑफर्स हैं आपके सामने. और आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं और जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिवाली 81 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज, और आपको हर एक कोर्स पर 81% तक का ऑफ जो है वो मिल जाएगा. इट इज़ अ टाइम लिमिटेड सेल, तो इसीलिए आप ज़रा ध्यान से इसे यूटिलाइज करिए, राइट. तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अब आज का अपना सेशन, दैट इज म्यूचुअल फंड्स. ठीक है जी. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड सेबी रेगुलेशन. तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, ये एक घड़ा है. इस घड़े में मैंने 500 रुपए डाले. ठीक है. ये घड़ा वो है जो कि इन्वेस्टमेंट का घड़ा है, जादुई घड़ा है. इसमें पैसे डालो तो वो डबल हो जाते हैं. ठीक है. या लेट्स से अच्छे रिटर्न्स देकर जाते हैं, इफ नॉट डबल. ठीक है. पैसा डबल कहीं नहीं होता, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. तो मेरे पास 500 रुपए हैं. अगर मैं खुद से डालूं, क्या हो सकता है कि मैं 25 रुपए इक्विटी में डालूं, 25 डेट फंड्स में डालूं, 25 मनी मार्केट में, कॉर्पोरेट फंड्स एंड ऑल, जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं डी मॉड्यूल में, अलग अलग टाइप्स की मार्केट जो इन्वेस्टिंग के लिए रेलिवेंट है, उनमें मैं 25-25-50 रुपए डालूं. डू यू थिंक इट विल फेच मी एनी बेनिफिट? नॉट रियली. बट अगर मैं और मेरे जैसे 50 लोग और इसमें पैसा डालें, या 100 लोग और पैसा डालें, तो ये अमाउंट जो है ये भी बढ़ गया, 50,000 हो गया. एंड अब जब 50,000 हमारे बिहाफ पर कोई इन्वेस्ट करेगा, इस घड़े में एक आदमी बैठा है, वो जब हमारे बिहाफ पर अलग अलग मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो रिटर्न्स जो है इट विल बी बेटर. वाई? बिकॉज बल्क में पैसा इन्वेस्टेड है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, द रिटर्न्स विल ऑल्सो बी हाई. तो जितने परसेंटेज का रिटर्न यहाँ पर मुझे मान लो 10% में कितना, सिर्फ 50 रुपए मिलता है, लेकिन यहाँ पे 10% में 500 मिलेगा, है ना. परसेंटेज तो चलो सेम है, बट कहने की बात ये कि जब बल्क में डालते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेटर होती है, क्योंकि आप अपने एसेट्स को बाइफरकेट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाइफरकेट कर सकते हो. 500 रुपए में से 100 रुपए इधर, 100 रुपए इधर, 100 रुपए इधर डालना इतना रेलेवेंट नहीं है. लेकिन 50,000 में से 10,000 इक्विटी फंड में डालना, 10,000 डेट फंड में डालना, 10,000 किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डालना, ये सब ज़्यादा रेलेवेंट है एंड ईजिली मैनेजेबल है. तो ये करने के लिए ये जो घड़ा है ना, दिस घड़ा इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड. इस घड़े को स्टार्ट करता है एक आदमी जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर, जो कि एज गुड एज अ प्रमोटर है. द प्रमोटर्स आर फॉर द कंपनी, स्पॉन्सर इज फॉर म्यूचुअल फंड्स. एंड द पर्सन हु मैनेजेस द फंड्स, क्योंकि हो सकता है कि मैं और मेरे जैसे लोग जो पैसे डाल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में, है ना, या कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फाइनेंसेस, उनके बारे में नॉलेज ना हो. तो इसीलिए एक एक्सपर्ट है हमारे पास फंड मैनेजर के नाम से, जो कि इस पूरे फंड को मैनेज करता है, हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है. इसके अलावा और पार्टीज भी होती है म्यूचुअल फंड में, ट्रस्टीज एंड ऑल, बट वो पूरा चैप्टर मैं आपको क्योंकि अभी नहीं समझा रही, मैंने आपको इतना कॉन्टेक्स्ट दे दिया है जो आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया. एंड सिंस इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के इसको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है जी. तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स एंड सेबी रेगुलेशन देखते हैं. Mutual fund act as a financial intermediary that mobilize savings and invest them in productive avenues. So is it true? It is absolutely true.
Every mutual fund must be registered with SEBI before collecting funds from the public. Yes, it has to be registered with the SEBI. Why? Because SEBI regulates the mutual funds. ठीक है, it is the regulatory body. Mutual funds are subjected to market risk, सुना है ना? तो वो market risk सभी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर डुबा ना दे, इसलिए सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता रहता है, क्योंकि मार्केट रिस्क को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सेबी इनकी हरकतों को जरूर कंट्रोल कर सकता है. So SEBI is what? Securities Exchange Board of India, right? SEBI regulates mutual funds primarily to protect the interests of sponsors and trustees. नहीं जी नहीं. Sponsors कौन है? म्यूचुअल फंड के प्रमोटर. ट्रस्टी कौन है? द पीपल जिनके ऊपर भरोसा कर कर मैंने अपने फंड्स वहां रखे हुए हैं, जो देखते हैं कि मेरे फंड सही तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज का इंटरेस्ट नहीं देखता सेबी, सेबी देखता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एंड यूनिट होल्डर्स. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की एक एक यूनिट बना ली जाती है और उसके बेसिस पर उनको रिटर्न्स मिलते हैं. ठीक है जी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4. मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको बताना है अब. अ म्यूचुअल फंड इज सेट अप इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट विद स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, एएमसीज एंड कस्टोडियंस. दिस एब्सोल्युटली करेक्ट. 4 पार्टीज होती हैं और ये 4 उनके नाम है. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बेसिकली. ठीक है, जिसका फंड मैनेजर जिसका पार्ट है. Sponsor of a mutual fund act as a promoter of the company. Acts like a promoter of a company. Yes, जैसे कंपनी का प्रमोटर होता है वैसे ही स्पॉन्सर होता है एक म्यूचुअल फंड का. तो ये भी बिल्कुल एक करेक्ट चीज हो गई. ट्रस्टीज होल्ड द फंड्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स, दैट इज जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैं और आप, एंड ओवरसी द कंप्लायंस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ट्रस्टीज मेक श्योर दैट थिंग्स आर फॉलोइंग एट प्लेस एंड बीइंग परफॉर्म्ड एथिकली. SEBI regulators या SEBI regulations require that all the directors of AMC, asset management company, must be independent. So is it true? नहीं. They do require, SEBI चाहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो, उनका रिश्तेदारी ना हो स्पॉन्सर्स के साथ एंड ऑल दैट. बट चारों के चारों डायरेक्टर्स के लिए नहीं, ऑल डायरेक्टर्स नहीं, इट इज 50% ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है जी, तो 50% है इसका आंसर. सो आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया दैट इज 1, 2 एंड 3, बिकॉज स्टेटमेंट 4 इज नॉट ट्रूली करेक्ट. The minimum investment required in equity and equity related instruments for a value fund. अब म्यूचुअल फंड्स के ना बहुत सारे बाइफिकेशंस हैं. एसेट बेस्ड, लाइबिलिटी बेस्ड, है ना. उसके अंदर और अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और ये बहुत सारे हैं. सो यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा याद रखने लायक उसमें चीज़ें नहीं है, सिर्फ परसेंटेजेस हैं. कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप फटाफट से याद कर लोगे. ठीक है जी, बट वो लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी, हर एक में 10-10, 15-15 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं. सो यू जस्ट गो थ्रू इट फ्रॉम द कंटेंट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो एंड उसको रिवाइज एक बार डेफिनेटली कर लेना. इट इज़ इंपॉर्टेंट. सो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर. ठीक है, वैल्यू फंड की, तो वैल्यू फंड में कितने एसेट्स जो हैं वो चाहिए हमें इक्विटी रिलेटेड हो, दैट इज 65% ऑफ टोटल एसेट्स. ठीक है जी, तो इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स. मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स. यस, जो एक मल्टी कैप फंड होता है म्यूचुअल फंड का, विच इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, वो तीनों तरीके के कैप्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करता है. क्या होता है लार्ज कैप, मिड कैप, ये वो दीज आर बेसिकली कि कितना मार्केट कैपिटल आपकी कंपनी होल्ड करती है, कितने परसेंटेज ऑफ. ठीक है, तो वो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, बट उसमें हमें इतना इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. लार्ज कैप आप समझ सकते हो बड़ी कंपनीज हैविंग अ लॉट ऑफ कैपिटल होल्डिंग एंड जो बहुत वेल टू डू हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. मिड कैप मतलब मिडिल रेंज जो है उतना कैपिटल होल्ड कर रही हैं एंड अभी ग्रो कर रही हैं. एंड स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज इनिशियल स्टेज में है, वॉट एवर. ठीक है जी, तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन होता है मल्टी कैप. ये बिल्कुल सही बात है. फोर्थ का जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अ लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 80% ऑफ द टोटल एसेट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज. यस, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो अपना 80% तक का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब इस घड़े का, मान लो ये घड़ा है और इसका नाम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड,
तो इसका 80% तक जो है ये लार्ज कैप कंपनीज में डाल रहा है, बिल्कुल सही बात है। मिड कैप फंड जो है 65% तक मिड कैप में डाल रहा है, ये भी ठीक है। एंड अ डिविडेंड यील्ड फंड इन्वेस्ट ओनली इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो अभी तक जिन्होंने भी डेट वाला फिक्स्ड इनकम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, मनी मार्केट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उनको समझ आ गया होगा कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या होती हैं। डेट फंड, डेट फंड में डिविडेंड मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड यील्ड फंड है, तो यहां पर ये जो फंड है डिविडेंड यील्ड फंड, यहां पर डेट फंड की बात हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि डिविडेंड वाली कंपनी से रिलेटेड हम डेट की बात कर रहे हैं? नहीं, डिविडेंड तब मिलता है जब इक्विटी शेयर होल्डिंग होती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स होने पर कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो इसमें इंटरेस्ट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो कि डेट फंड्स हैं उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुपरविजन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी, तो सेबी एंड AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये दो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सुपरविजन के लिए म्यूचुअल फंड्स की। ये सही बात है। सेबी एक्ट्स एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जी नहीं, ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है, ये एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि म्यूचुअल फंड्स कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। AMFI एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या काम करती है? जो कि काम करती है फैसिलिटेटर का एंड प्रमोटर का, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्मूथ तरीके से फंक्शन करे, लोग जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, बैंकर्स इन्वॉल्व हैं, वो अच्छे से वेल ट्रेंड हो टू सेल द प्रोडक्ट्स, दे आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स, है ना, और एथिकल प्रैक्टिसेस इस चीज़ में फॉलो हो, है ना, और इंडस्ट्री जो है उसकी वाइड रेंज हो, मतलब प्रमोट करो उसको इतना कि रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो AMFI ये काम करती है और वो एक सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी फर्स्ट notified mutual fund regulations in 1993. So this is also correct. ठीक है, जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है सेबी का, दैट वाज नोटिफाइड इन 1993। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन ए। ELSS offers a statutory lock-in period of, ELSS होता क्या है? इक्विटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इक्विटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है जी, ये एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये न्यू टैक्स रिजीम जो आया है इसके बाद से शायद ना मिले, लेकिन पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें एग्जेम्प्ट थी। द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू वर मेकिंग इन इट, द रिटर्न्स दैट यू वर गेटिंग फ्रॉम इट, दे वर ऑल एग्जेम्प्ट, राइट। तो इसका जो लॉक इन पीरियड था दैट वाज 3 years। तो 3 साल से पहले आप इसको नहीं निकाल सकते थे। तो एक स्टैट्यूटरी लॉक इन पीरियड के साथ ये इन्वेस्टमेंट आती थी इनटू द म्यूचुअल फंड्स, दैट वाज इक्विटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? इसको सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं, तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इसको नहीं बोलते। क्रेडिट रिस्क ये नहीं होता, वो इंटरेस्ट रिलेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तब होता है जब आप एक ही जगह अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को कर देते हो। देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो, दैट विल गिव अ राइज टू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ठीक है जी, तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है दैट इज योर मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क। Consider the following statements about Association of Mutual Funds in India. ये इनकॉर्पोरेट किया गया था 1995 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। इट मेंटेन्स अ प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इसके बारे में हम अभी पिछले 1-2 क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं। It interacts with SEBI and government bodies for betterment of the mutual fund industry. This is also true. It was established by RBI as a regulatory authority. No, it is not a regulatory authority. It is a self-regulatory authority. Not authority, a agency or institution. ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सेल्फ रेगुलेटरी और ये हमने पीछे क्वेश्चन में बात कर ली, तो ये आपने याद रखना है कि AMFI इज अ सेल्फ रेगुलेटरी, not only regulatory authority. The risk-o-meter currently classifies mutual fund schemes into how many levels of risk? This risk-o-meter is a
टूल जिससे कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, अगर आप पैसा डालोगे तो आपके पैसे में अच्छा रिटर्न आए, वो कितने चांसेस हैं और रिस्क उससे एसोसिएटेड कितना है, उसे बताता है। इसके 6 लेवल्स हैं। इसमें हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, है ना, सेफ इन्वेस्टमेंट, इस तरह से बाइफिकेशंस करी हुई हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर सेबी सुपरविजन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड इज टू protect the interest of investors, maximize fund managers' income, regulates bank investment in funds या encourage foreign ownership। तो क्या हो सकता है? फॉरेन ओनरशिप का तो कोई लेना देना नहीं है। बैंक इन्वेस्टमेंट इन फंड्स, इकलौता बैंक की इन्वेस्टमेंट से तो नहीं ये रिलेटेड, और फंड मैनेजर की इनकम भी जनरेट करने का कोई खास मोटिव नहीं है। तो क्या मोटिव है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। ये तो डेफिनेटली गलत है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट ऑफ इट ऑल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जिस डिस्काउंट की हमने बात करी है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको edutap.in पर जाना है, edutap.in, और उस पर जैब के कोर्सेज पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पर आपको सुपर क्रैश कोर्स भी दिख जाएगा, जिसमें 12 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी भी टाइम है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जाम। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। एंड सुपर क्रैश कोर्स बैच 4 आपको दिख जाएगा। इट कैन हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर। ठीक है, 12 दिन में इसमें हम सारे कंपोनेंट्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रैक्टिस वगैरह, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इस पर फोकस करेंगे। 2.5 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी दिन में 2 बार, अर्ली मॉर्निंग एंड लेटर इन द इवनिंग। तो 5 घंटे आपको दिन में डिनोट करने पड़ेंगे अगले 12 दिन, एंड यू स्टिल हैव द चांस टू क्वालिफाई जैब। इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है तो उसके लिए भी कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आपने करना क्या है? चेकआउट करनी है वेबसाइट, ब्रोशर देखना है। अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो ब्रोशर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यू कैन पुट द कूपन कोड Diwali81 and avail the offer of 81% discount। ठीक है जी, तो आई होप दिस ऑल वॉज अ ग्रेट हेल्प टू यू, एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। है ना, आपको कैसा लग रहा है कि ये 10 MCQ की जो सीरीज़ हैं ये आपकी मदद कर रही हैं अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करने में या नहीं? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।